हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि नए भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा की गई आरंभिक पहल क्या थी। यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल साफ है कि नए भारत के निर्माण। आप सोचिएगा कि भारत नया कैसे है। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो संसार में वो नया होता है। और देखा जाए तो अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिली, और उस समय जो कि 250 सालों से अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर दबदबा था और हमें गुलामी के जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया जा रहा था। और मैं बता दूं कि सिर्फ 10,000 अंग्रेज़ों ने हम करोड़ों की जनसंख्या वाले को जो है अपने इशारों पे नचाया। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं 10,000 अंग्रेजी सैनिक ने हम करोड़ों से अधिक जनसंख्या को निवास करने वाले थे और हमारी ये दुर्दशा कर दी। ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। कहते हैं जनसंख्या उस समय भी कहते हैं अरबों के आसपास था, और इतनी अधिक जनसंख्या को 10,000 सिर्फ सैनिकों ने हमारे देश पे कब्जा किया और हमें गुलामी की दास्तां की तरफ धकेला। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। कारण क्या था? कहते ये समय भारत नहीं थी। आज़ादी के समय जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय भारत जो था एक सामान्य था। न हमारे पास दूसरे देशों का कोई दबदबा था, न किसी दूसरे देशों का हमारा कोई अपॉर्चुनिटी थी। हम जैसे चाहें देश को हम मोड़ सकते थे। जैसे एक बालक होता है, बच्चे जन्म लेते, जैसे आप शिक्षा दोगे वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा। सेम वही होता है कि भारत उस समय आज़ाद हुआ था। हम जैसे मर्जी वैसे देश को जो है प्रगति कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमें मिली हमने इसका फ़ायदा सही से नहीं उठा पाए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग बनाई गई और योजना आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण पहल थी। और योजना आयोग ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी आरंभिक पहल की कि कैसे भारत को जो है विकास की रास्ता पर ले जाया जाए। और इसमें सबसे पहले नए भारत के लिए जो योजना आयोग ने कदम उठाया वो था, भारत के बाद आज़ादी के बाद देखा जाए तो भारत गरीबी से पीड़ित था। हर क्षेत्र में गरीबी की संख्या बढ़ी हुई थी। कहते हैं 50% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे और साक्षरता दर भी बहुत कम थी। अगर इसी बात को मैं आज के साथ तुलना करूं तो आप हैरान हो जाओगे कि भारत में आज़ादी के समय 50% से अधिक थी गरीबी रेखा, और आज भी वही स्थिति पैदा है। आज भी भारत में 50% से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आई है। वो सरकार का रिकॉर्ड है। अब सोचिए, क्या भारत में कुछ बदलाव हुआ है? आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि गरीबी पहले भी बरकरार थी, गरीबी आज भी बरकरार है। साक्षरता दर बहुत कम थी। हम ये बात करते हैं कि आज़ादी के समय चलिए गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, शिक्षा मुफ्त नहीं थी, बहुत कुछ थी जिसके कारण साक्षरता दर बहुत कम थी, लोगों में समझ भी कम थी। लेकिन क्या आज की तुलना आप कर सकते हो शिक्षा के स्तर का? क्या आज शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है? आप तो कहिएगा कि सरकार ने बहुत सुधार किया है, 85% से अधिक शिक्षा का स्तर बढ़ाई है, और केरल में तो सबसे अधिक केरल शिक्षा है। केरल जो है देश बहुत सारे काफ़ी शिक्षित है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि सरकार ने क्या डेफिनेशन दिया है साक्षरता दर की, कि जो व्यक्ति किसी भी को लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, उसको साक्षर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारे देश में 50% से कम बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना आता होगा, और 50 से अधिक बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना नहीं आता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि साक्षरता दर हमारे देश की उच्च है?
मैं खुद इस बात को एहसास करता हूँ और मुझे विश्वास है, आप अपने क्षेत्र में चले जाओ, आपको हर क्षेत्र में जो है बच्चे 10वीं तक भी होंगे लेकिन उनको पढ़ना लिखना समझना नहीं आता है। तो सरकार जो है किस बात के लिए अपना पीठ थपथपा रही है और शिक्षा स्तर के उच्च स्तर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक बार आप एडमिशन करवा लीजिए, आप पास होके ही निकलोगे। चाहे वो 4 साल में हो, चाहे 5 साल में, चाहे 10 साल में, आप कभी ना कभी ज़रूर पास होके ही निकलोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि बच्चे कंपार्टमेंट में जाते हैं, 1-2 में सप्ली दी जाती है लेकिन फेल पूरी तरह से नहीं होती हैं। और वो बच्चा का अगर रिकॉर्ड पता करोगे पढ़ाई लिखाई में तो उनको एक लेटर तक भी लिखने नहीं आएगा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम किस बात के लिए अपने आपको कहते हैं कि शिक्षा का स्तर भारत में उच्च है, आज भी उच्च नहीं है। और ये सब कहीं ना कहीं सरकार की जो है बेरुखी और सरकार की कमजोरी है। कहते हैं अगर देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनता की स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगा, उनकी सक्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन शिक्षा को देखा जाए तो सिर्फ आज के समय में राजनीतिक खेल बना दिया है, राजनीतिक खेल बना के रख दिया है। शिक्षा में लिखा होता है कि लालच बुरी वाला है, लेकिन हम लोग लालच में ही पड़े हुए हैं। कहते हैं जो मंत्री भ्रष्ट होते हैं उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन हम उन्हीं मंत्रियों को चुनते हैं जो भ्रष्ट होते हैं। कहते हैं गुंडे लोगों को तो समाज में जगह ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हम गुंडे लोग को ही समाज में आदरणीय स्थान दे देते हैं। तो हमारी मानसिकता क्या है आप स्वयं समझ सकते हो। हम कैसे कह दें कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। हम जहाँ थे हम वहीं हैं। पहले भी कहते हैं बहुत से ऐसी दास्तां थी जहाँ भारत गुलाम हुआ। देखा जाए तो बहुत बड़ी दास्तां है, उसको बताना समय की बर्बादी होगी, आप स्वयं ही समझदार हो। कहते हैं इसलिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना भी की गई। कहते हैं कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया, मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना और मिश्र आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जो है विकास की संरचना को आगे बढ़ाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना और मिश्र आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विकास संरचना की योजना बनाई। और देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र और बांधों सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया। ये तो आप भली भांति याद ही होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए हर संभव कोशिश की गई थी। इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इसमें जो है बचत पर जोर दिया गया, इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इससे बचत पर जोर दिया गया और इससे प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास और ढांचागत विकास के ऊपर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी कहते हैं औद्योगिक विकास और ढांचागत विकास पर केंद्रित की गई थी ताकि उद्योगों में कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी बढ़े। यानी उद्योगों में कृषि और उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी। देखिए अगर कोई उद्योग लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो कृषि से ही संबंधित होती है, ये तो आपको समझ होगा ही होगा कि कोई उद्योग लगाई जाएगी तो कृषि का ही अपना महत्वपूर्ण है कि कृषि के अंतर्गत ही उन्हें कच्चे रॉ मटेरियल मिल सकता है। और देखा जाए तो उद्योग और कृषि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह नजर आती हैं। अगर मान लीजिए उद्योग नहीं रहेगा तो सामान आगे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा और कृषि नहीं रहा तो उद्योग नहीं चलेगा। यानी ये दूसरे पर डिपेंडेबल है। कहते हैं अगर ये नहीं रहेगा तो वो खत्म होगा, वो खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगी। अगर उद्योग नहीं रहेगा तो कृषि को हम कैसे दूसरे मटेरियल में बदलेंगे, बात वही पड़ गई ना। इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मिश्र आर्थिक नीतियाँ भारत के मिश्र आर्थिक नीतियों को अपनाई गई है और मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसलिए भारत के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही बेहतर जो है कर सकते हैं। राज्य ने भारी उद्योग को नियंत्रित किया है और औद्योगिक बुनियादी ढांचा, विनिमय, व्यापार और कृषि में मुख्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान भी की गई है।
और यह सब एक नए भारत का निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रह सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर की भावना आपके मन से जाना चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चे का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और जर्नल सी बात कहते हैं जो अच्छा लगे उसको सेव करना ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो आप एक बार जुड़िएगा तो कई सालों तक तिरपान सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा और भी फायदेमंद के साथ। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।